लोग कॉलिजन स्टार्ट कर रहे हैं और कॉलिजन में आपको अभी तक ये यहाँ पर लिखा है, ये दो ब्लॉक है M1 M2, इसका वेलोसिटी है U1 और इसका वेलोसिटी है U2। अगर U1 ज़्यादा है U2 से तब इससे कोलाइड करेगा। ये दोनों ब्लॉक जब एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स है ये इम्पल्सिव फोर्स होगा। इम्पल्सिव का मतलब होता है इनफाइनाइट फोर्स। ये कोलाइडिंग बॉडी एक दूसरे पर इनफाइनाइट फोर्स लगाता है। क्यों लगाता है ये समझाएंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल आप मान लीजिए कि ये फोर्स इन्फिनिटी होता है या टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर इस दोनों को सिस्टम माने तो ये n जो है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि फोर्स इम्पल्सिव हो या नॉन इम्पल्सिव हो, अगर इंटरनल है तो उसको एफपीडी में नहीं दिखाते। ये हम एफपीडी केवल M2 का बनाए हैं, ये केवल M1 का बनाए हैं। अगर दोनों का एफपीडी बनाए, इसका और इसका, दोनों को सिस्टम मान करके, तब ये नॉर्मल mg लगेगा, ये mg नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल नहीं लगेगा। इसका मतलब कि इस सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कंजर्व रहेगा, क्योंकि किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है किसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इधर की तरफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखे M1 प्लस M2 का। इनिशियल मोमेंटम है M1 U1 और फाइनल मोमेंटम है M1 V1, M1 V1 प्लस M2 V2। ये डायग्राम देखिए। उसके बाद एक टर्म आता है जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब हम लोग लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखो दिख नहीं रहा है इसलिए इसको ऐसे कर दिए। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन कॉमन नॉर्मल ऑफ पॉइंट ऑफ कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन कॉमन नॉर्मल ऑफ पॉइंट ऑफ कोलिजन। मतलब जो कोलाइडिंग बॉडी है उसका जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है उसका सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोच वेलोसिटी। तो सेपरेशन वेलोसिटी होगा v2 माइनस v1, क्योंकि ये ज्यादा है इससे, तो लिखेंगे v2 माइनस v1। और अप्रोच वेलोसिटी होगा u1 माइनस u2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए इसमें से इसको घटाए हैं और डिनोमिनेटर में U1 में U2 को घटाए, क्योंकि U1 ज्यादा है U2 से और यहाँ V2 ज्यादा है V1। इस इक्वेशन को न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ कहते हैं। अब इतना जानने के बाद एक एक पॉइंट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ऐसे समझिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग समझने जा रहे हैं और समझने के बाद याद करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर किसी दो सिमिलर बॉडी के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता है। कैसा? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। इलास्टिक कोलिजन कहते हैं जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो। इन इलास्टिक कहते हैं जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से कम हो और 0 से ज्यादा हो। ये देखो उधर लिखा है, देखा? और कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो। सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस तो होगा भाई, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, लॉस होता है कभी। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, सबसे ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी का लॉस मतलब कन्वर्जन दूसरे फॉर्म में, वो कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में होगा। और इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता है। कोलिजन से पहले जितना एनर्जी है कोलिजन के बाद उतना ही एनर्जी रह जाता है। तो ये तीनों बात जो याद करने का है उसको याद करना है। इसको क्या कहते हैं भाई, इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं? इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़े है। ई का वैल्यू जब 1 होगा तो इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो ये तीनों कोलिजन का नाम आपको ध्यान रखना। अब सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखवा रहे हैं, आप सब लोग लिखिए। फर्स्ट पॉइंट नोट करके लिखिए, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, if collision is elastic, comma, head on
HEAD, head on, and between similar body, elastic, comma, head on between similar body, then velocity will interchange. कैसे होगा सो देखो, अभी ये दोनों बॉडी का हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है. कॉलिजन दो तरह का होता है, एक हेड ऑन और एक ऑब्लिक. ऑब्लिक कॉलिजन का मतलब एक ही डायरेक्शन में कॉलिजन नहीं. जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो तो एक स्ट्राइकर ऐसे करके मारते हो, निशाना बनाते हो. अब डिपेंड करता है कि तुमको रिक्वायरमेंट क्या है. होल अगर इधर है और यहाँ पर क्वाइन है, ऐसे मारे हो तो भाई ऐसे एक ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, तो वो कॉलिजन ऑब्लिक कॉलिजन हो. लेकिन अगर क्वाइन सामने है, स्ट्राइकर बिल्कुल सामने सामने एक लाइन में मारे हो, तो उसको क्या कहेंगे, हेड ऑन कॉलिजन कहेंगे. तो हेड ऑन कॉलिजन का मतलब जिसमें एक्सिस दोनों का एक ही डायरेक्शन है. तो ये जो है एक ही लाइन पर दोनों रखा है, तो ये कॉलिजन कैसा है, हेड ऑन कॉलिजन. हेड ऑन कॉलिजन तो अभी हम लोग यही है. अगर ये इलास्टिक हो जाए, मतलब ई का वैल्यू 1 हो जाए, और सिमिलर बॉडी के बीच में हो जाए, मतलब m1 और m2 बराबर हो जाए, रेडियस तो सेम लेवल की है, दोनों को सेम आइडेंटिकल साइज का माने हैं, तो सिमिलर बॉडी का मतलब हर तरह से सिमिलर. केवल साइज बराबर कर दो और मटेरियल अलग कर दो तो फिर सिमिलर बॉडी नहीं हुआ, मास अलग हो जाए. सिमिलर का मतलब रेडियस और मास दोनों सेम होना चाहिए. 3 कंडीशन है. पहला हेड ऑन, दूसरा इलास्टिक, तीसरा सिमिलर बॉडी. अगर ये तीनों कंडीशन हो जाए तब ये वाला इक्वेशन जब फिर से लिखिए, m1 m2 अगर बराबर हो जाए तो ये कैंसिल हो जाए, यानी इक्वेशन हो जाएगा u1 प्लस u2 इक्वल टू v1 प्लस v2. और e का वैल्यू अगर 1 करते हैं, ये इधर चला आया, इक्वेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 u1 माइनस u2. तो इक्वेशन हुआ. अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें. हमको v1 v2 निकालना है, तो इसको आप ऐड करिए. v1 इसमें कौन सा कैंसिल, v1 कैंसिल हो गया, 2v2, यहाँ u2 कैंसिल हो गया, 2u1. तो v2 कितने के बराबर, v2 हो गया u1. और v2 का वैल्यू अगर यहाँ रख दें u1, तो u1 से u1 कैंसिल, v1 कितना, u2. तो v1 इज इक्वल टू u2. वेलोसिटी इंटरचेंज वैसे ही हुआ जी. इसका वेलोसिटी u1 था, इसका u2 था. कॉलिजन के बाद इसका u1 हो गया और इसका u2. तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो. अगर तुमसे कहें कि ये रुका हुआ है और ये आकर के इससे स्ट्राइक किया कॉलिजन इलास्टिक हेड ऑन पे, तो ये वाला रुक जाएगा और इसका उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगा. इंटरचेंज करने का मतलब. तो आगे से इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि अगर सिमिलर बॉडी के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज. और अगले क्लास में तुमको ये लिखवाएंगे कि अगर सिमिलर बॉडी के बीच में ऑब्लिक इलास्टिक कॉलिजन होता है, कैसा, ऑब्लिक इलास्टिक, तब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाता है. कैसा हो जाता है, मतलब जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं और जब अगर दोनों क्वाइन में कॉलिजन इलास्टिक है, अगर कॉलिजन इलास्टिक है और क्वाइन और वो दोनों सेम साइज का होना चाहिए. वैसे क्वीन जो है वो जो स्ट्राइकर है वो बड़ा होता है, बाकी सब छोटा होता है, वैसा नहीं. दोनों अगर इक्वल मास का हो और आइडेंटिकल हो, तब उसको जब आप स्ट्राइक करेंगे, अगर हेड ऑन हुआ तब एक को रुक जाएगा, दूसरा उतना ही से चलेगा, अगर इलास्टिक हुआ तो. और अगर ऑब्लिक हुआ तब जैसे ही कॉलिजन होगा, ऑब्लिक करने का मतलब कि अगर एक ही एक्सिस पर नहीं है, अगर थोड़ा सा भी एक्सिस इधर उधर है, तो एक और दूसरा दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा. तो वो अगले दिन प्रूव करेंगे, इसको करेंगे. पॉइंट ये है कि मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन या इंपल्स इक्वेशन दोनों सेम होता है. अगर किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं, तो कब लिखेंगे, जब उधर के तरफ फोर्स नहीं लगेगा तभी ना लिखेंगे. इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अगर इधर के तरफ हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है तो क्या इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते. तब क्या लिखेंगे, तब फोर्स इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं. फोर्स इक्वेशन लिखना या इंपल्स इक्वेशन लिखना एक ही बात है. फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और इंपल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम. तो
हम लोग इम्पल्स इक्वेशन जब लिखेंगे तब भी इस इक्वेशन को ला सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन का एक पहले का स्टेप है इम्पल्स इक्वेशन या फोर्स इक्वेशन। इम्पल्स इक्वेशन या फोर्स इक्वेशन अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज। इसका देखो इम्पल्स इक्वेशन हम लिख करके दिखा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अगर तुमसे कहें कि इम्पल्स इक्वेशन इस M2 का लिखिए, क्या लिखिए? इम्पल्स इक्वेशन ऑफ M2, तो तुम कहोगे ना सर ये किस डायरेक्शन में? इम्पल्स का मतलब फोर्स, इम्पल्स उधर ही लगेगा जिधर फोर्स लगेगा। तो इम्पल्स इक्वेशन जब भी लिखते हो तो डायरेक्शन पहले डिसाइड कर लो, किधर लिखना चाहते। सपोज हम इधर लिखना चाहते, तो इस M2 पर इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? केवल N, केवल N। ये N कितने टाइम तक लगा है? और dt टाइम, कॉलिजन तो dt टाइम तक ही हुआ है। तो इधर की तरफ इम्पल्स कितना होगा? N dt इज इक्वल टू इधर के तरफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इधर के तरफ फाइनल मोमेंटम मतलब कॉलिजन हो जाने के जस्ट बाद मोमेंटम कितना है? m2v2, और कॉलिजन से पहले कितना था? m2u2। देखो जिधर इसका डायरेक्शन लिखे हैं ये भी उधर ही लिखेंगे, ये भी उधर ही लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन। उसी तरह से अगर तुमसे पूछे कि इम्पल्स इक्वेशन ऑफ M1 लिखिए, इसका जिधर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो या इधर लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। इधर लिखिए, इधर लिखिए। तो बोलो इस पर इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? माइनस n। कितने टाइम तक? ये इम्पल्स हो गया। इधर की तरफ फाइनल मोमेंटम m1 v1 माइनस इधर की तरफ इनिशियल मोमेंटम m1। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोगों को ये इक्वेशन लाना है, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। जब 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो n dt तो कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में कितना बचा? 0। m2v2 माइनस m2u2 प्लस m1v1 माइनस m1। अब माइनस वाले टर्म को इधर जाते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2। ये इक्वेशन से है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन का एक स्टेप पहले इम्पल्स इक्वेशन होता है। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन आप नहीं लिख सकते हैं तो इम्पल्स इक्वेशन तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और इम्पल्स इक्वेशन लिख करके जो टर्म आ रहा है उसको आप ऐड करके खत्म करिए, या डिवाइड करके खत्म करिए, या सब्ट्रैक्ट करके करिए। वो इक्वेशन में आप इस वाले टर्म को खत्म कर देते हैं तो v1 v2 में एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा। तो वैसे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू। तो जब एफपीडी बनाओगे तो इस पर फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर अगर इसका एफपीडी बनाएंगे, देखो इसका रेड से बना रहे हैं, इसका ग्रीन से बना रहे हैं, अगर दोनों का बनाए तो भाई जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, बाकी रह जाएगा। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ, कितने के बराबर? म्यू इनटू इस सरफेस का नॉर्मल। म्यू इनटू ये वाला नॉर्मल भी लिखे थे, ये जो सरफेस है वो नॉर्मल कितना लगा है? n2, और n2 कितने के बराबर है? m2g। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस है तो म्यू इनटू m2g, और इस वाले पर भी फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि बॉडी स्लिप कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये होगा म्यू इनटू n1, और n1 कितना? m1g। अब एफईडी ऐसे बनेगा। कोफिशिएंट हमारा m वही है, वेलोसिटी निकालना है v1 v2। ये इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन सेम रहेगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इक्वेशन में फोर्स का कोई काम नहीं है। कॉलिजन हो गया तब कितने से सेपरेट कर रहा है, डिवाइडेड बाय कॉलिजन से पहले कितने से अप्रोच कर रहा है, उसका रेशियो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये इक्वेशन में तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन फोर्स पर डिपेंड करता है। क्या अभी भी इस सिस्टम का इधर की तरफ मोमेंटम कंजर्व रहेगा? अगर सिस्टम m1 प्लस m2 को ले तो ये n तो इंटरनल फोर्स है, क्या ये फ्रिक्शन इंटरनल है?
नहीं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लगा, वो एक्सटर्नल नहीं हो। क्या इस सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कंजर्व करेंगे? आंसर है करेंगे। अभी भी मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कंजर्व रहेगा। ये इक्वेशन अभी भी लिखाएगा, सॉल्व करके आंसर अभी भी उतना ही है। कॉलिजन के बाद कितना वेलोसिटी है v1 v2 आप यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जब कॉलिजन होता है तो हम लोग केवल इंपल्सिव फोर्स को कंसीडर करते हैं। कॉलिजन के समय कांस्टेंट फोर्स, बस 5 मिनट कंसंट्रेट करना है, उसके बाद ब्रेक दे देंगे। कॉलिजन के समय केवल इंपल्सिव फोर्स को कंसीडर करते हैं। इंपल्सिव का मतलब इनफाइनाइट। कॉलिजन के समय कांस्टेंट फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते। कांस्टेंट फोर्स का मतलब जिसका वैल्यू कम है, जो 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000, वो सब कांस्टेंट है। कौन सा इंपल्स? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जितना बड़ा हो जाए उतना ही अच्छा है। ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है भाई। इसका मास कितना होगा? 10, 20, 50 kg होगा। तो 50 इंटू जी 500 गुना 0.5 250, ये 250, ये 500 या 1000, ये तो कांस्टेंट फोर्स है। कॉलिजन जब हो रहा है किसी दो बॉडी के बीच में, तो उससे पहले और उसके बाद, हम कॉलिजन के पहले बाद की बात करें, ऐसा नहीं कॉलिजन हो गया तो आधे घंटे के बाद। आधा घंटा के बाद तो वेलोसिटी उसका चेंज होगा, उसका मोशन कैसा होगा आपको क्या पता। कॉलिजन से जस्ट पहले और कॉलिजन के जस्ट बाद इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल में कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं है। ये कांस्टेंट फोर्स है, इंपल्सिव नहीं। मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके सर, इंपल्सिव होना क्यों जरूरी है? अब तक तो कहते थे कि मोमेंटम कंजर्व। अभी तक तो जितना पढ़े उसमें क्या कहें भाई, फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अभी तक कॉलिजन नहीं पढ़ रहे थे। अभी तक कोई भी दो इवेंट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। जैसे पिछले क्वेश्चन को आप इमेजिन करिए, पिछले क्वेश्चन में जो ट्रायंगुलर बेस था और इसको यहाँ से छोड़े बॉटम तक आया, तो बॉटम तक आने में कितना टाइम लगा होगा? 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, पौना सेकेंड, कुछ तो लगा होगा ना। 0 सेकेंड तो नहीं लगा होगा। टाइम तो निकाल सकते हैं उसका। अगर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड टाइम लगा तो 2 सेकेंड में तो फ्रिक्शन मोमेंटम चेंज कर देगा। फ्रिक्शन अगर 250 है या 100 है तो 100 न्यूटन गुना 2 सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम 200 हो जाएगा, तो वो तो फाइनाइट हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि ये टाइम टेंडिंग टू 0 है, यहां अगर आपसे कहें कि ये टाइम का वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, कॉलिजन में 2 सेकंड थोड़ा लगता है। कॉलिजन का मतलब ये कॉलिजन 0 टाइम पे करता है, ये टेंडिंग टू 0 होता है। तो अगर ये टाइम टेंडिंग टू 0 है, मतलब 10⁻⁻100 सेकेंड, और ये वाला फोर्स फ्रिक्शन जो है ये सपोज करो 100 न्यूटन या 200 न्यूटन। इसको जरा गुना करो, 100 को 10 का पावर -0 से -100 से 10⁻98 मीटर पर सेकेंड इतना चेंज हो। तो इतना मोमेंटम चेंज को हम लोग कंसीडर नहीं करें। इतना चेंज इन मोमेंटम को तुम कंसीडर करोगे? अरे भाई डेसिमल के 2 पॉइंट तक चेंज होगा, उसके बाद चेंज को कहां कंसीडर करते हैं? तो डेसिमल के बाद 97 पॉइंट। लेकिन अगर ये फोर्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, फोर्स कितना है? टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये फोर्स अगर सपोज करो 10⁻100 है और कॉलिजन का टाइम 10⁻⁻100 लगा है, तो इस दोनों को गुना करो, ये कितना होगा? 1 होगा। अब ये फाइनाइट चेंज है। तो जब इतना फोर्स लगेगा कॉलिजन के समय, क्योंकि कॉलिजन के समय ये बात तो फिक्स्ड है कि टाइम dt होगा, तो जब फोर्स इंफिनिटी होगा तभी मोमेंटम चेंज होगा, अदरवाइज मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो इस केस में ये जो फ्रिक्शन है ये मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो विश्वास जाते, एक बार विश्वास कर लो हम पर। ठीक है, चलो तुम कहे मोमेंटम इक्वेशन नहीं लिख सकते, हम मान लेते हैं कि ये गलत है। फोर्स इक्वेशन तो लिख ही सकते हो, फोर्स इक्वेशन तो हमेशा लिख सकते हैं, या इंपल्स इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका इंपल्स इक्वेशन लिख लो, इंपल्स इक्वेशन of m2 in this direction। m2 का इधर की तरफ इंपल्स इक्वेशन लिखना है। फोर्स बोलो कितना लिखें? n माइनस μ m2g इंटू dt इज इक्वल टू
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है m2v2 माइनस m2u, और इसका इम्पल्सिव प्रेशर लिखो इधर की तरफ m1 का, इधर की तरफ फोर्स कितना माइनस n माइनस म्यू m1g इंटू dt इक्वल टू m1v1 माइनस m1। ये n तो इंफिनिटी है, n क्या है इंफिनिटी। छोड़ो, तुम कहो कैसे इंफिनिटी है, तो सुबह में पूछ भी कैसे इंफिनिटी, कोई बात नहीं, ये इसको ऐड कर दो, बिना इंफिनिटी माने हुए ऐड करोगे तो n तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना माइनस u g m2 प्लस m1 इंटू dt इक्वल टू m2v2 m2u2 m1v1 m1u। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये m1 और m2 कितना होगा, दोनों मान लो अपने मन से, 10 kg 20 50 100 कुछ मान लो, 20 kg दोनों है, और g 10 है, तो 20 20 40 गुना 10 400, इसको 0.5 मान लो तो 200। तो 200 को अगर 10⁻⁻100 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻98 अप्रॉक्सीमेटली। अगर 98 रहे या 10⁻10 ही रहे, 10 ही रखने तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10⁻10 का मतलब 0.000001 आता है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब dt से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वांटिटी को हम जीरो कर सकते हैं। अगर ये जीरो हो जाए तो फिर से इसको इधर ले, तो फिर से इक्वेशन तो यही आ गई। यानी कॉलिजन के समय इस छोटे फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं। कॉलिजन के समय केवल लार्ज फोर्स को कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि कॉलिजन का टाइम टेंडिंग टू जीरो। इसलिए जब किसी दो बॉडी का कॉलिजन हो रहा हो तो हम लोग स्मॉल फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते। तुम कहोगे सर कौन कौन सा फोर्स स्मॉल होता है, तो क्वेश्चन जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन अभी बोलने के लिए अगर कहो, क्योंकि ब्रेक देने का टाइम आ रहा है, तो हम ऐसे बोल करके बता सकते हैं कि देखो mg हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से सुन लो एक बार, 5 फोर्स जानते हो ना, mg हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि दो बॉडी के बीच में कॉलिजन हो रहा है तो दोनों का कुछ कंपेरेबल मास होगा, 200 500 1000 kg। उसको g से करोगे तो mg को कांस्टेंट है, जो आप बोल सकें जितना हो सके 10⁻100 या 10⁻1000 वो कंपेरेबल नहीं है, उसका वैल्यू इंफिनिटी हो, या 10⁻⁻100 तो उसका वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो। तो mg हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा kx हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि k का वैल्यू तो फाइनाइट है, और x जो है जब कोई दो बॉडी कोलाइड करेगा तो कॉलिजन का टाइम इंटरवल तो dt होता ही है, कॉलिजन का पोजीशन एक ही होता है। ऐसा नहीं कॉलिजन करते करते यहाँ से लेकर के दिल्ली तक चला, दिल्ली जाने में तो टाइम लग जाएगा, एक ही जगह पर कॉलिजन होगा ना। तो कॉलिजन का जगह तो एक ही फिक्स है। अगर बॉडी कोलाइड किया तो उतने dt टाइम में कोई स्प्रिंग कॉम्प्रेस भी करेगा या इलोंगेट भी होगा तो dx होगा। तो dx इलोंगेशन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा k इंटू dx। तो k इंटू dx तो बहुत कम है, इसलिए उसको हम लोग इंपल्सिव नहीं लेंगे। तो स्प्रिंग हमेशा कांस्टेंट होगा, mg हमेशा कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन में आगे भी दिखाएंगे। लेकिन नॉर्मल टेंशन और फ्रिक्शन ये इंपल्सिव भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि इसमें नॉर्मल इंपल्सिव है कि नहीं, या फ्रिक्शन इंपल्सिव है। नॉर्मल कौन सा, कोलाइडिंग बॉडी जो नॉर्मल लगा रहे वो तो हमेशा इंपल्सिव होगा। दूसरा नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, अगर ये N2 इंपल्सिव हो जाए तो ये फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाए। लेकिन अगर ये N2 इंपल्सिव नहीं है तो फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं है। बताओ ये N2 इंपल्सिव कब होगा। तो देखिए सर, ये जो इस पर फोर्स ऐसे लगाया है नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल अगर ऐसे लगा, एग्जांपल सपोज ऐसे करो, ये इधर से आकर के ऐसे कोलाइड करता, तब तो इस पर नॉर्मल ऐसे लगता। इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट नीचे भी होता, और चूंकि ये धरती तोड़ करके नीचे तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये N2 क्या हो जाता है, इंपल्सिव हो जाता है। मतलब कोलाइडिंग बॉडी एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है वो तो इंपल्सिव है, अभी तक वहां नहीं पहुंचे क्यों है, वो इंपल्सिव है।
और उस फोर्स का अगर कोई कंपोनेंट इसको इंपल्सिव बना दे तो ऐसा हो सकता है, इसको इंपल्सिव बना सकता है। तो वो क्वेश्चन में समझाएंगे कैसे बना सकता है। मतलब इंपल्सिव 3 ही फोर्स हो सकता है, नॉर्मल, टेंशन या फ्रिक्शन। यहां पर जो फ्रिक्शन है वो इंपल्सिव नहीं है, क्योंकि यहां पर जो फ्रिक्शन है ये म्यू इंटू N2 है और N2 का वैल्यू M2G के बराबर है। M2 तो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं है। अब इसको 2 मिनट देख लो, 2 मिनट ध्यान दे लीजिए। आपको ये समझा रहे हैं कि कॉलिजन के कारण एक दूसरे पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स इंपल्सिव होता है। जब कोई दो बॉडी कोलाइड करता है तो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है वो कैसा फोर्स होता है? इंपल्सिव फोर्स। ये N इंपल्सिव क्यों है इस बात को समझा रहे हैं। ये N इंपल्सिव क्यों है इस बात को समझिए। अब ये बताओ कि कॉलिजन से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कुछ लेट कर लो, u2 मान लो। u2 है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, और कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी हो गया सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, या 5 से 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी चेंज हो गया। तो इसका जो मोमेंटम है वो तो इंक्रीज कर गया। इसका इंपल्स इक्वेशन लिखो, ये सरफेस को फ्रिक्शनलेस माने हैं। इसका इंपल्स इक्वेशन आप लिख चुके हैं इधर, यहाँ लिखो। इंपल्स इक्वेशन क्या है? n dt m2 v2 माइनस m2u। इसको जरा कैलकुलेट करो। इसका मास 1 kg मान, तो ये 1 kg हो गया। v2 10 है और u2 5 है, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5 इंटू 1 5। तो n dt का वैल्यू कितना हो गया? 5। n dt का वैल्यू कितना हो गया? 5। ये dt का वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 100 है। dt का वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 100 है, तो n इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 100 इक्वल टू 5। इसका वैल्यू 5 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 0.5 हो जाए, 1/5 हो जाए, कुछ तो होगा ना फाइनाइट भाई। 1/5 ही मान लेते हैं, तो ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 10 रेज़ टू द पावर 100 हो जाएगा। इसको हम लोग इंफिनिटी कहेंगे, इसलिए ये n इंफिनिटी है। अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी इमीडिएट चेंज हो जाए, इमीडिएट मतलब समझते हो? तुरंत, एक इंस्टेंट पर चेंज हो जाए। इंस्टेंट और इंटरवल में फर्क है। जैसे ये ट्रायंगुलर वेज है और एक ब्लॉक को यहाँ छोड़े, शुरू में वेलोसिटी 0 था और जब बॉटम पर पहुंचा तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग इंटरवल कहेंगे, इसको इंस्टेंट नहीं कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड समय लगा है। 1 सेकेंड के बाद इसका अगर वेलोसिटी चेंज 10 मीटर पर सेकेंड होता है, मोमेंटम चेंज अगर 1 kg का है तो मोमेंटम चेंज अगर 10 होता है 1 सेकेंड के बाद, तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इनटू टाइम 1 सेकेंड, ये 10 के बराबर है। इसका मतलब फोर्स तो 10 ही है, तो उस फोर्स को इंपल्सिव नहीं कहेंगे, वो फोर्स तो कांस्टेंट होगा। ये कॉलिजन के समय जो टाइम होता है वो टेंडिंग टू 0 होता है, और कॉलिजन के पहले और बाद मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम एक इंस्टेंट पर चेंज हो जाए तो वो तभी पॉसिबल है जब कोई इनफाइनाइट फोर्स उस पर लगे। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम इमीडिएट चेंज हो जाए तो उसको हम लोग कॉलिजन कहते हैं। यही कॉलिजन का केस है। तुम मुझसे पूछे कॉलिजन क्या है? कोई दो बॉडी के टकराने को कॉलिजन थोड़ी कहते हैं। दो बॉडी टकरा, हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो बॉडी बिना टकराए हो कॉलिजन हो। तो कॉलिजन कहते हैं किसको? जिसमें कि वेलोसिटी इमीडिएट चेंज हो। अगर पहले से वेलोसिटी 10 था, किसी इंस्टेंट पर उसका वैल्यू इमीडिएट 15 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉलिजन। पहले से 10 था और 1 सेकंड के बाद 15 हुआ तो उसको कॉलिजन नहीं कहेंगे, या 0.1 सेकंड के बाद 15 हुआ उसको भी कॉलिजन नहीं कहेंगे। dt टाइम में अगर इमीडिएट चेंज हो जाए तो उसको कॉलिजन कहेंगे, और ये तभी होगा जब कोई इनफाइनाइट फोर्स उस पर लगे। कांस्टेंट फोर्स के कारण ये नहीं हो सकता। इसलिए कॉलिजन के समय चूंकि मोमेंटम इमीडिएट चेंज होता है तो कोई इनफाइनाइट फोर्स लगेगा तभी इमीडिएट चेंज होगा। इसलिए कोलाइडिंग बॉडी एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाता है? इंपल्सिव।
हम लोग लिखते हैं